स्टूडेंट, हम हमारी इस वीडियो में ओम का नियम पढ़ेंगे। आपके पास स्टूडेंट 12th RBSC और CBSC बोर्ड दोनों ही बोर्ड परीक्षा में यह एक प्रैक्टिकल भी आपका रहता है। उस प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल परिपथ बनाने में हम बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक का उपयोग करते हुए श्रेणी क्रम में एमीटर और हमें जिस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। RH रियोस्टेट जो कि धारा नियंत्रक को दर्शाता है, यह कुंजी K है, प्लस और माइनस ये बैटरी के इलेक्ट्रोड है, यह एमीटर है जो सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है स्टूडेंट, और इसका उपयोग परिपथ में धारा का मापन करना होता है। यह इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यह वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध आपको ओम के नियम की सहायता से ज्ञात करना होता है। इस अज्ञात प्रतिरोध के समांतर क्रम में हमारे द्वारा वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। यह वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और यह नेगेटिव टर्मिनल आपके पास रहता है। परिपथ में धारा का प्रवाह होता है जब कुंजी बंद कर दी जाती है। परिपथ में धारा बहती है, प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित होती है जिससे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका मापन हम वोल्ट मीटर की सहायता से करते हैं। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करके हम जो ओम के नियम ने जो सूत्र स्थापित किया, हम उस फॉर्मूले की सहायता से इस दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ओम का नियम पढ़ते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम कहते हैं, इस नियम अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था देखिए स्टूडेंट, भौतिक अवस्था से मतलब है तार की लंबाई, तार के पदार्थ की प्रकृति, ताप व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये तार की भौतिक अवस्था है स्टूडेंट। हमने ये कहा इस नियम के अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को नियत रखते हुए जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है, अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य भी जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान भी बढ़ता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल होगा I या V बराबर होगा IR। स्टूडेंट्स, यहाँ R जो आपके पास है एक समानुपातिक नियतांक है
जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह आपके पास चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। हम इस समीकरण के आधार पर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, R बराबर V/I, या हम कहते हैं कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। स्टूडेंट, प्रतिरोध के बारे में हम हमारी अगली वीडियो में और भी हम देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारे पास शामिल रहेंगी। हम प्रतिरोध के बारे में वहाँ और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी अगला टॉपिक भी हमारे पास प्रतिरोध से संबंधित होगा, जहाँ हम प्रतिरोध के बारे में और आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ हम ओम की परिभाषा बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ओम की परिभाषा पढ़ी है। देखिए, हमें ओम की परिभाषा के आधार पर हम यदि यहाँ यह कहते हैं कि V और I में हम एक ग्राफ खींचते हैं, हमने स्टूडेंट्स x अक्ष पर तो लिया धारा I को और y अक्ष पर हमने लिया V को। यदि हमारे पास यह नियम ओम का नियम पालन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि V और I के मध्य खींचा गया जो वक्र होगा वो एक सीधी सरल रेखा बनेगी, जो बताता है V प्रोपोर्शनल टू I को। यदि हम इसके लिए ये मान लें कि यह रेखा क्षैतिज के साथ कोण थीटा बनाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे प्रवणता जो कि tan थीटा के रूप में ज्ञात की जाती है, m बराबर tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का। एक सामान्य फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब के रूप में आपके पास बनेगा इस त्रिभुज का V, यह आप यदि यहाँ लंब बनाते हैं यह, तो यह वैल्यू होती है V और यह वैल्यू होती है आपके पास I के लिए। ठीक है, इसको हमने एम्पियर में पढ़ा है और इसको हमने वोल्ट में पढ़ा है। तो tan थीटा बराबर बनेगा V/I, और V/I हमारे पास होता है तार का प्रतिरोध। यह तार का प्रतिरोध दर्शाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई युक्ति जिसमें V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, और यदि यह युक्ति एक का जो ग्राफ बनता है वह एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, तो यह युक्ति ओम के नियम का पालन करती है। हम यहाँ पर V और I के मध्य जो वक्र खींचा जाता है एक सीधी सरल रेखा प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल भी होता है। स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पास एक जनरल सवाल दे देता है। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन ये है आपके पास, निम्न दिए गए चित्र में वस्तु
ए व बी में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? आपके पास जो चित्र आपको दे रखा है वो कुछ इस तरह से है। ये I और यह आपको दे रखा है V के लिए, और ये दो आपको वस्तुओं के ग्राफ दे रखे हैं, ये A और यह B के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करना चाहा। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमसे पूछा गया है प्रतिरोध किसका अधिक होगा। चलिए देखते हैं। हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि यदि मैं A के साथ यह कोण बनाता हूँ, तो यदि ये कोण मेरे पास बनता है θ1 और यह कोण मेरे पास बनता है θ2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ चित्र से देखते हैं। चित्र से A के लिए हमारे पास बनता है tan θ1 = V/I, और B के लिए हमारे पास बनता है tan θ2 बराबर V/I, जो कि पहले तार का प्रतिरोध है और यह दूसरे तार का प्रतिरोध है। हमें बताना है कि R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा। तो अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं चित्र में कि θ1 की जो वैल्यू है वो θ2 की वैल्यू से ज़्यादा है। तो हमने ये कहा यहाँ पर, यहाँ जो हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ कंडीशन बनी हुई है कि θ1 ग्रेटर देन है किससे? θ2 से। इसलिए हम कहेंगे कि θ1 का जो मान होगा tan θ1 का, वह tan θ2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि tan के मान में हम कहते हैं कि 0 से 90 की ओर जब हम चलते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में θ1 बड़ा है θ2 से। तो आपके पास यहाँ जो भी वैल्यू आप इसको सोल्व करेंगे R1 के लिए, R1 प्रदर्शित करेगा tan θ1 को, R2 प्रदर्शित करेगा tan θ2 को। तो θ1 की वैल्यू अधिक होने की वजह से R1 का मान R2 की तुलना में ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2, अर्थात हम कहेंगे चालक तार A का प्रतिरोध चालक तार B के प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप एक जनरल सवाल को ट्रिक के द्वारा हल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपके पास, जिसके आधार पर आप ये पहचान सकते हैं कि किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा। अगला पॉइंट हमारे पास है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। स्टूडेंट, इस नियम को ओम का सूक्ष्म नियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उन समीकरणों का यहाँ उपयोग करते हुए हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अपवाह वेग Vd व विद्युत धारा में संबंध होता है। पढ़ा है हमारी लास्ट वीडियो में कि I बराबर होता है NaEVd। यहाँ स्टूडेंट
ए हमारे पास होता है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ई हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वीडी हमारे पास होता है अपवाह वेग, और एन हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे पास समीकरण नंबर 1। हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति को यहाँ पर प्राप्त करना है। तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी धारा घनत्व के रूप में, धारा घनत्व, जिसको हम कहते हैं J बराबर होता है I/A। समीकरण नंबर 2, हमने समीकरण 1 और 2 को शामिल किया, हमें प्राप्त होगा J बराबर NaEVD/A। आपके पास A कैंसिल होता है, J बराबर बनता है NaE और VD। इक्वेशन आप नंबर 3। स्टूडेंट, इस समीकरण को आपको याद भी रहनी चाहिए। जब हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे अर्धचालक, तो वहाँ पर हमारे द्वारा इस समीकरण का उपयोग भी किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस समीकरण को और आगे बढ़ाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। हमारे पास हमने पढ़ा था अपवाह वेग। अपवाह वेग Vd बराबर होता है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m और इंटू टो बार, जो कि आपके पास विश्रांति काल कहलाता है। तो हमने समीकरण 3 में ये मान रखा, समीकरण 3 से हमने कहा J बराबर NaE, Vd का मान रखा स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m और इंटू टो बार। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बनेगा J बराबर NaE² अपॉन m टो बार और इंटू E। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए यहाँ आप देखते हैं कि हमारे पास J के रूप में इक्वेशन में यहाँ A भी है अपने पास, हमने इसको कैंसिल नहीं किया अभी, A हमारे पास चल रहा है। हम A से A को कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो J बराबर हमारे पास बनेगा NaE² अपॉन m टो बार और इंटू E के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है NaE² अपॉन m और इंटू टो बार, इसमें E आवेश कांस्टेंट, n घनत्व कांस्टेंट, टो बार विश्रांति काल वो भी कांस्टेंट है, m द्रव्यमान ये भी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरी ही राशि एक नियतांक का रूप ले लेती है, और इस नियतांक को हम एक नया नाम यहाँ देते हैं सिग्मा, जो कि आपके पास पदार्थ की चालकता कहलाती है, पदार्थ की चालकता। अतः हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा J बराबर सिग्मा E। यह हमारे पास एक ओम के नियम का समतुल्य नियम या ओम के नियम का एक सूक्ष्म नियम भी प्राप्त होता है। हम इसको सूक्ष्म नियम के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपके पास एक छोटा सवाल हो सकता है। यदि हम आपसे कहते हैं कि आपको J और E के मध्य ग्राफ खींचना है, तो आप देखते हैं कि यह ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि दर्शाती है J प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती होता है। हम इस समीकरण के आधार पर यह भी कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो चालकता होती है वह आप धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के रूप में भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं।
देखिए चालकता को हम आगे भी हमारे टॉपिक में, जैसा मैंने आपको कहा, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के रूप में हम हमारा एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता को, या हम विशेष प्रतिरोध के नाम से भी इसको जानते हैं, को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, या यूँ भी बोल सकता है कि यह किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम ये माना हमारे पास ए लंबाई वाला एक चालक तार है। यह हमने कहा इस चालक तार की लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनता है A। हमने इस चालक तार के सिरों के मध्य एक वोल्टता स्रोत या विभवांतर V आरोपित कर दिया। लीजिए भाई, ये धन इलेक्ट्रोड है, या इसका ऋण इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चालक तार का यह सिरा उच्च विभव पर होगा क्योंकि यह सिरा बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, तथा यह सिरा निम्न विभव पर होगा क्योंकि यह सिरा बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम ये भी जानते हैं कि इस चालक तार के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी दिशा धन से ऋण भाग की ओर होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो ऐसी अवस्था में हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न बनता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। हमें ये बताना है कि ये प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करेगा, ठीक। तो इसके लिए हमने कहा कि माना हमारे पास, माना स्मॉल एल लंबाई व कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक चालक तार है जिसके सिरों के मध्य विभवांतर V हमने आरोपित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इसको बोल दिया, बता दिया हमने कि एल लंबाई का तो तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जिसका ए है, हमने विभवांतर V आरोपित किया। अब क्या होगा, हमने कहा इस तार के भीतर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ कहा इसमें, इस अवस्था में चालक तार के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर लिखा जा सकता है V/L। V/D हमने पढ़ा था लेसन नंबर 3 में फॉर्मूला, लेसन नंबर 4 में फॉर्मूला V/D के रूप में। यहाँ D की जगह आपने लंबाई L ले रखी है, इसलिए हमने L लिखा है। V/L उत्पन्न होता है। अतः हम जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से हमारे को प्राप्त है J बराबर I/A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है J बराबर I/A। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं J बराबर सिग्मा E भी होता है ना स्टूडेंट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किया था समीकरण नंबर 2 के। दोनों ही समीकरण धारा घनत्व को प्रदर्शित करती है, तो हम दोनों को परस्पर बराबर कर सकते हैं।
तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि भाई I/A बराबर होना चाहिए सिग्मा E के रूप में, लेकिन हमने अभी लिखा भी है कि E बराबर होता है V/L। V विभवांतर और L आपके पास है तार की लंबाई। तो आपको मिलेगा I/A बराबर होगा सिग्मा V/L। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने इस I का क्रॉस गुणा कर दिया, L को यहाँ क्रॉस कर दिया और इस सिग्मा का क्रॉस कर दिया। इस तरह से देखिए आप, ये L यहाँ आया L/A और ये सिग्मा इसके बटे में चला गया 1/सिग्मा बराबर होगा V/I। अब चूँकि हमने पढ़ा है ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें पता है कि V/I बराबर होता है R। अतः आपको मिलेगा R बराबर 1/सिग्मा L/A। ठीक है, यहाँ आपके पास एक और फॉर्मूला आता है 1/सिग्मा। सिग्मा जो कि हमारे पास चालकता कहलाती है, इसको हम इसको कहते हैं प्रतिरोधकता के द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए R बराबर होगा रो L/A। ये हमारे पास चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल के मध्य एक फॉर्मूला बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो रो आपने लिखा है वह किसी तार का एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है ना, यह आपके पास उस तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जिसको भी हम आगे परिभाषा के रूप में आपको बताएंगे काफ़ी कुछ इसके बारे में। अभी हमने ये कहा, यहाँ पर हम ये बोलते हैं, यहाँ पर यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो आप एक ही जगह लिख सकते हैं πr²। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा R बराबर रो L/πr²। ये फॉर्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूले में आधार पर हम देखते हैं नंबर 3 के आधार पे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम नोट करते हैं यहाँ पे, अतः किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा किसी चालक तार की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी भी तार की जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई, अर्थात हम लंबाई को बढ़ाकर तार के प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमने इसको सूक्ष्म रूप क्यों नाम दिया था न्यूटन ओम के नियम को, वो इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, चालकता सिग्मा और धारा घनत्व J जो कि एक अत्यंत सूक्ष्म राशियाँ होती है, इसलिए हमने ओम के नियम को एक सूक्ष्म नियम के नाम से बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रतिरोध की निर्भरता को पढ़ा है।
स्टूडेंट, हमने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम में हमने कहा जब V और I में हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात ग्राफ ये भी प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है या धारा बढ़ती है तो विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वह ओम और अनओम अर्थात ओमीय व अनओमीय युक्तियाँ, जिसमें हम ये कहते हैं कि वे पदार्थ या युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है वो ओमीय युक्ति कहलाती है। हम परिभाषित कर सकते हैं इसको कि वे पदार्थ या युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है, ओमीय युक्ति कहलाती है, युक्ति या पदार्थ कहलाते हैं। हम इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो युक्तियाँ होती है इनमें V और I के मध्य खींचा गया जो वक्र होता है वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। हम यहाँ कह सकते हैं इस लाइन को भी कि इस युक्तियों के लिए, इस प्रकार की युक्तियों के लिए V व I में खींचा गया वक्र एक सीधी सरल रेखा होती है। जैसे देखिए आप, हमने यहाँ पर एक अक्ष पर तो हमने लिया V को और दूसरी अक्ष पर हमने लिया धारा I को। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि उस तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ ओमीय पदार्थ की एक विशेषता और होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ओमीय व अनओमीय पदार्थ या युक्तियों पर वोल्टता व धारा किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो हम यह कहते हैं कि ऐसे पदार्थों के लिए जो ओमीय युक्तियाँ हैं, हम कहेंगे यहाँ ओमीय पदार्थों के लिए धारा प्रवाह जो होता है वो आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है स्टूडेंट कि यदि हम जैसे इस ग्राफ में मैं I की जगह V या V की जगह I को बदल देता हूँ तो भी ग्राफ ये सीधी रेखा ही बना रहेगा, कोई परिवर्तन हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है ना? जैसे बिंदु आपके पास यहाँ बने हैं उसी रूप में बिंदु यहाँ पर दोबारा से प्राप्त होने हैं आपको। तो हम ये कहेंगे कि ओमीय पदार्थों के लिए जो या युक्तियाँ जो होती है इनमें धारा प्रवाहित करने पर, पदार्थों के लिए इनमें धारा प्रवाह जो होता है आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। आप यदि यहाँ ध्रुवता बदल देते हैं तो भी आपके पास ये ग्राफ सीधी रेखा के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब हमारे पास ऐसे ही अनओमीय पदार्थ की हम बात करते हैं। तो अनओमीय वे पदार्थ या युक्तियाँ, वे पदार्थ या युक्तियाँ जो
ओम के नियम का पालन नहीं करती, ओम के नियम का पालन नहीं करती अनओमीय पदार्थ या युक्तियाँ कहलाती है। इस प्रकार की जो युक्तियाँ होती है स्टूडेंट हमारे पास, इस प्रकार की युक्तियों में वी व आई के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त न होकर वक्रीय होता है। सरल रेखा प्राप्त न होकर बल्कि वक्रीय प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास दो विशेषताएं हमने देखी। पहले ओम के लिए, ओमीय पदार्थों के लिए कि ये ओम का नियम का पालन करेगी, अनओमीय ओम के नियम का पालन नहीं करेगी। दूसरी विशेषता के रूप में हम कहते हैं कि ओमीय पदार्थों के लिए वी और आई में खींचा गया जो वक्र होता है वह एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि अनओमीय पदार्थों के लिए यह वक्र सरल रेखा न होकर बल्कि वक्रीय होता है। तीसरी विशेषता आपने यहाँ देखी, ओमीय पदार्थों के लिए जब धारा प्रवाह की जाती है तो आरोपित विभवांतर की यदि ध्रुवता बदल दी जाती है तो परिपथ में या ध्रुवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अनओमीय में क्या होगा कि यहाँ विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर धारा पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों में विभवांतर या वोल्टा भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर धारा पर प्रभाव पड़ता है, धारा पर प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, इससे संबंधित हमारे पास कुछ उदाहरण हैं एग्जाम्पल के रूप में, जिसके ग्राफ हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जा सकता है निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब जिसको हम कहते हैं, निर्वात नलिका, अर्धचालक डायोड, इसके अलावा हमारे पास जैसे विद्युत अपघटनीय द्रव है, ट्रांजिस्टर है, ये सब इसके अनओमीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अर्धचालक डायोड हमारे पास है, विद्युत अपघटनीय द्रव आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रासायनिक साम्य, वही ग्राफ है स्टूडेंट। ये हमारे पास विद्युत अपघटनीय द्रव, ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट। जैसे पहला ग्राफ हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर टॉर्च बल्ब या निर्वात बल्ब के रूप में, निर्वात नलिका के रूप में टॉर्च बल्ब, निर्वात बल्ब के रूप में इसको हम कहते हैं। हमारे पास एक अक्ष को तो हमने धारा I के रूप में और दूसरी अक्ष को हमने V के रूप में प्रदर्शित किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो ग्राफ हमारे पास प्राप्त होगा वह सरल रेखा न होकर बल्कि एक वक्रीय होगा। देखिए, टॉर्च बल्ब में प्रारंभ में तो एक सीधी रेखा होती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उसके बाद यह वक्र वक्रीय हो जाता है। प्रारंभ में सीधी रेखा का रूप है, लेकिन उसके पश्चात ये वक्र क्या होता है, वक्रीय हो जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको दिया, अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड, इसका ग्राफ आप देखिए। हम लेसन नंबर 16 में भी काफ़ी डिटेल से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ये कहा कि x अक्ष को तो हमने वोल्टा V से, y अक्ष को हमने धारा I से लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये वक्र हमारे पास इस तरह से वक्रीय रूप प्राप्त होगा।
यहाँ पर भी स्टूडेंट हम कहते हैं प्रारंभ में अल्प समय के लिए ये सीधी रेखा होती है, लेकिन एक निश्चित वोल्टता के बाद यह ग्राफ सीधा वक्रीय हो जाता है। तीसरे उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया विद्युत अपघटनीय द्रव। विद्युत अपघटनीय द्रव, जिसको आप केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़े हैं स्टूडेंट, रासायनिक साम्य वाले पाठ में। यह तो V और ये I अक्ष। हम देखते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो कुछ समय पश्चात आयन्स विपरीत ध्रुवता वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गतिमान होते हैं। ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। बाद में जाके यह एक साम्य अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह वक्र हमारे पास आगे जाके इस वोल्टा अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ओम का नियम, ओम के नियम की व्युत्पत्ति के रूप में सूक्ष्म नियम, प्रतिरोध की निर्भरता और ओमीय और अनओमीय पदार्थों को हमने